नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे चंद्रगुप्त मौर्य का जो कार्य प्रणाली था, शासन था, कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार हुआ और कैसे वो चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा बना और धनानंद को कैसे वो हराया था और सिकंदर को कैसे वो पराजित किया था, वगैरह वगैरह सब वो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लेक्चर नहीं देखा है, तो जाकर देख लीजिए। वो प्लेलिस्ट में सभी ये हिस्ट्री का जो क्लास चल रहा है एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वो एक एक वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है बिंदुसार मौर्य का, जो चंद्रगुप्त का पुत्र था और इसकी माता का नाम था दूरधरा। दूरधरा। अब पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब पुत्र का नाम था, इसके दो पुत्र थे, एक सुसीमा और दूसरा अशोक। इसके दो पुत्र थे, एक सुसीमा और दूसरा अशोक। चंद्रगुप्त के और भी नाम थे। क्या नाम थे? पहले तो इसको हटा देता हूँ, आपको क्लियर विजिबल नहीं होगा। चंद्रगुप्त के तीन नाम थे। कौन कौन से थे? जैसा कि ये चंद्रगुप्त देख रहे हैं, सॉरी चंद्रगुप्त नहीं, बिंदुसार। मैं बार बार चंद्रगुप्त का नाम ले रहा हूँ। वो तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए, लेकिन हाँ, बिंदुसार। बिंदुसार के तीन नाम थे। अमित अमित्रोघात। अमित्रोघात। अमित्रो चेड़स। अमित्रो चेड़स। ये अमित्रो चेड़स। और ये किसी और का दिया हुआ नाम था, अलिट्रोकेडस। अलिट्रोकेडस। ये तीनों नाम लिख लीजिएगा। अमित्रोघात, अमित्रोचेडस, अलिट्रोकेडस। और ये जो तीनों नाम था, ये यूनानी इतिहासकार ने इसका नाम दिया था। ये खुद का नाम नहीं दिया हुआ था, ये यूनानी जो यूनान के थे विदेशी, वो बिंदुसार का नाम दिए थे, अमित्रोघात, अमित्रोचेडस, अलिट्रोकेडस। ठीक है। अब आता है थोड़ा बिंदुसार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसका क्या था। तो बिंदुसार को अमित्रघात यानी क्यों कहा जाता? अमित्रघात, शत्रु का संहारक। शत्रु का संहारक। सिंहसेन, मद्रसाल और अजातशत्रु वरिसार के नाम से भी जाना जाता है। शत्रु के संहारक यानी अमित्रघात, शत्रु का संहारक हो गया सिंहसेन, मद्रसार और अजातशत्रु वरिसार के नाम से भी जाना जाता है। जो बिंदुसार था, बिंदुसार के समय जो उसके प्रसिद्ध मंत्री था वो चाणक्य। चाणक्य को प्रधानमंत्री बनाया था। चाणक्य को क्या प्रधानमंत्री ये बनाया था बिंदुसार ने। देखिए, बिंदुसार का जो शासन काल में तक्षशिला में दो बार विद्रोह हुआ था। इसके शासनकाल में दो बार विद्रोह हुआ था तक्षशिला विश्वविद्यालय में, जो आज का पाकिस्तान में है। जिनमें पहला विद्रोह उनके जो बड़े पुत्र था सुसीमा के कुप्रशासन के कारण हुआ था। इसका जो पहला पुत्र, उसका जो कुप्रशासन के कारण, मतलब उसके प्रशासन अच्छा नहीं था, इसके कारण पहला विद्रोह हुआ था। और जो दूसरा विद्रोह हुआ था उसकी जानकारी इतिहासकार नहीं बता पाए हम, ऐसा इतिहास में कोई दर्ज नहीं है। जिसके बाद उसके पुत्र था जो अशोक, अशोक को भेजा गया। बिंदुसार ने अशोक को भेजा और अशोक ने वो उस विद्रोह को दबा दिया, जिससे बिंदुसार ने बहुत खुश हुआ अपने पुत्र अशोक से। और इस विद्रोह की जो जानकारी मिलता है, जो दूसरा विद्रोह हुआ था अशोक ने जो दबाया था, वो राजतरंगी पुस्तक में मिलता है। राजतरंगिणी पुस्तक में मिलता है। बिंदुसार आजीविका संप्रदाय को मानने वाला में से था, और ये आजीविका संप्रदाय क्या था ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको जाकर जानना होगा। जब मैंने वैदिक काल का जो धर्म पढ़ाया था, कितने रिलीजन थे और रिलीजन के क्या कॉन्सेप्ट थे, उन सभी में आजीविका संप्रदाय भी थी। जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविका संप्रदाय, शैव धर्म, कृष्ण वैष्णव धर्म, ये सब मैंने बताया था। तो उसमें से बिंदुसार का भी नाम लिया था उस टाइम। तो आजीविका संप्रदाय को ये मानने वाला में से था। इसका मृत्यु लगभग 273 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुआ था और उसका जो पुत्र था अशोक मौर्य साम्राज्य का राजा बनता है, सम्राट बनता है। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहता है। इसका मतलब क्या है? पिता का पुत्र और पुत्र का पिता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका बेटा बिंदुसार था। अब बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक था, जो कि ये भी एक राजा बनता है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य भी राजा बनता है
बिंदुसार भी राजा बनता है, अशोक भी राजा बनता है। तो इसका मतलब इस ये पिता का पुत्र हुआ और पुत्र का पिता हुआ। इसका मतलब ये, यानी बिंदुसार को पिता का पुत्र, पुत्र का पिता, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। देखिए, कुछ और चीज़ें हैं इसमें कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा जो था, सीरिया सीरिया के राजा सीरिया के राजा से क्या मंगाया था? अंजीर मंगाया था। अंजीर, अंजीर, मीठा शराब, मीठा शराब और दार्शनिक मांगा था। दार्शनिक। तो बिंदुसार ने सीरिया के जो राजा था, सीरिया के राजा से अंजीर मांगा था, मीठा शराब मांगा था और दार्शनिक मांगा था। एक पॉइंट में ये लिख ली। लेकिन सीरिया के राजा ने अंजीर मीठा शराब दिया, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया। अंजीर मीठा शराब तो दे दिया, लेकिन दार्शनिक देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि सीरिया में दार्शनिक का व्यापार नहीं होता था। केवल अंजीर मीठा शराब ऐसे चीज़ों का व्यापार होता है। दार्शनिक मतलब जो लोग होते हैं, वो उनके पास काफ़ी नॉलेज होता है। वो बिंदुसार ने मांगा था कि कुछ ऐसे लोगों को भेजिए कि जो बहुत ही बुद्धिजीवी हो और बात करते हो, सलाह देते हों। तो ऐसे दार्शनिक को मांगा था, लेकिन वो सीरिया के राजा ने वो मना कर दिया था। बिंदुसार के दरबार में, हाँ, बिंदुसार के दरबार में मित्र के राजा, मतलब फिलाडेल्फिया अपना राजदूत डायनोसर को भेजा था। फिलाडेल्फिया के जो अपना राजदूत क्या था, डांसर डायनोसर को भेजा था। लिख देता हूँ नहीं तो। राजा राजा कौन था? फिलाडेल्फिया के जो अपना राजदूत किसको भेजा था? डायनोसर डायनोसर को भेजा था। डायनासोर नहीं है, डायनोसर को भेजा था। बिंदुसार के दरबार में उसका एक मित्र था जो राजा था फिलाडेल्फिया। वो अपना एक राजदूत डायनोसर को भेजा था। तो बिंदुसार का जब मौत हुआ तो उसके गद्दी पर अशोक जो सम्राट बनता है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। सम्राट अशोक, इसका जो कार्यकाल था 269 से 232 ईसा पूर्व के बीच में था। अशोक, सम्राट अशोक, बहुत ही ये चर्चित नाम है, बहुत ही फेमस है ये अशोक, जो आज के टाइम में अशोक चक्र के नाम से भी सुना होगा, अशोक चक्र। तो इसी के नाम पर वो अशोक चक्र पड़ा हुआ है। इसका पूरा नाम क्या था? देवनाप्रिय अशोक था, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। देवनाप्रिय अशोक, देवनाप्रिय अशोक, इसका जिसका अर्थ क्या होता है? देवताओं का प्रिय। इसका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में, जो आज के बिहार है, आज का बिहार है। इसका जो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ में ऐसा उसके पीटक में लिखा गया है, उस ग्रंथों के अनुसार ऐसा मिलता है कि अशोक ने राजा बनने के लिए 99 भाइयों की हत्या की थी। खुद की इसके 99 भाई नहीं थे, मतलब इसके 99 भाइयों का हत्या करने का आरोप लगता है, ऐसे बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है। साम्राज्य विस्तार की बात करें तो अशोक ने अपना राज्यभिषेक मतलब राजा बनने के बाद केवल 8 वर्षों में ही मौर्य साम्राज्य को इतना बढ़ा दिया था कि जो आज का जो असम है, पश्चिम के ईरान तक सीमा तक फैल गया था। और ये यहाँ पर मैप देख सकते हैं कि आज का जो असम है वहाँ से फैले हुए ये ईरान तक गया था। ये ईरान तक, मतलब ये फैला हुआ था। और इसका देख लीजिए अशोक के टाइम में ये कितना समृद्ध था और कितना बड़ा साम्राज्य बना लिया था अशोक ने। तो ये अशोक जो था अपना साम्राज्य विस्तार करने में बहुत ही काफ़ी निपुण था, माहिर था। इसके शासनकाल में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का एकीकरण हो गया था। भारतीय महाद्वीप का एकीकरण हो गया था, जिसमें आज का भारत हो गया, पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान का पूर्वी भाग वही शामिल था। तो उस टाइम में जितना था, ये इसका क्षेत्र जो फैला हुआ था वो ईरान के समीप में लगा हुआ था। काफ़ी बड़ा कर दिया वो, एक बोले तो अखंड भारत की तरह ये अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। कलिंग का राजा, कलिंग अभी जो उड़ीसा है उसको पहले कलिंग बोला जाता था। तो कलिंग के राजा कौन थे? राजा नंद सिंह थे, राजा नंदराज थे, नंदराज। तो ऐसे अभिलेख में उल्लेख मिलता है कलिंग के राजा का। अशोक ने अपने जब राज्याभिषेक करवाया
तो 8 वर्ष में मतलब 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर इतना भीषण नरसंहार किया, आक्रमण किया, वहाँ के लगभग 1 लाख लोगों की हत्या कर दिया ऐसे नरसंहार आक्रमण करके कलिंग पर, आज का जो उड़ीसा है। और 1.5 लाख ऐसे लोग घायल हो गए थे, जिससे ये अशोक जब देखा ये सब करने के बाद, तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया, मतलब वो ऐसे भावुक हो गया, संवेदन हो गया इस चीज़ को देखकर। और वो प्रतिज्ञा लिया कि वो अब आज के बाद कभी भी हथियार नहीं उठाएगा, ऐसे प्रतिज्ञा लिया कि आज के बाद कभी भी हथियार नहीं उठाएगा और एक धर्म को फॉलो करेगा और उसी धर्म को प्रचार प्रसार करेगा, लोगों के बीच संदेश भेजेगा, अहिंसा करना नहीं चाहिए। ये सब करने के बाद मतलब ये सब हत्या करने के बाद ये सब इसका हृदय परिवर्तन हुआ था। तो वो कौन सा बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये सब जब कलिंग कलिंग पर आक्रमण करने के बाद वो बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म की प्रेरणा उसको कहाँ से मिली थी, तो जो उसके भतीजे हैं, बौद्ध धर्म की प्रेरणा उसके भतीजे से मिलती है। ऐसा माना जाता है कि उसका जो भतीजे थे, निरोध नाम था, अ, निरोध, उसके भतीजे से प्रेरणा मिलती है बौद्ध धर्म का और वो बौद्ध धर्म को अपनाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। कलिंग युद्ध के बाद ये सब होता है। अशोक ने बौद्ध धर्म तो अपना लिया निरोध के कहने पर, और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को यानी महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजता है। श्रीलंका भेजता है ऐसे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। देखिए, बौद्ध धर्म उसका व्यक्तित्व धर्म था, लेकिन वो क्या करता था, बौद्ध धर्म का संरक्षण भी देता, सुरक्षा भी देता था बौद्ध धर्म में। श्रीलंका के जो राजा पिंगली था, वो संप्रदाय, पिंगली संप्रदाय, श्रीलंका के राजा ने पिंगली संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। पिंगली संप्रदाय को मानने वाले लोग थे। संप्रदाय, पिंगली संप्रदाय को मानने वाले लोग थे। जो श्रीलंका के लोग थे, राजा थे, पिंगली संप्रदाय, एक पिंगली संप्रदाय होता था, वहाँ के लोग ऐसे मानते थे। तो उस धर्म को छोड़कर जब ये उसके पुत्री महेंद्र और संघमित्रा ने वहाँ पर गए, बौद्ध धर्म के बारे में बताए, उसका प्रचार प्रसार किए, तो वहाँ के जो पिंगली संप्रदाय के मानने वाले लोग थे, राजा थे, ये इसको छोड़ दिए और बौद्ध धर्म को अपना लिए, और जिससे काफ़ी सफल भी हुआ। अशोक ने ऐसे बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए काफ़ी सफल भी हुआ था श्रीलंका में। और आज के टाइम में श्रीलंका में बुद्धिस्ट बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बुद्धिस्ट बहुत ज़्यादा है। अब जो बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ जैसे ऐसे स्थल हैं, उन जगहों पर अशोक ने कई स्तंभ बनवाया था। बौद्ध ऐसे मतलब बोल सकते हैं बौद्ध स्थलों का तो यात्रा किया ही किया। बोध गया हो गया, लुम्बिनी हो गया, सारनाथ हो गया, ऐसे जगहों पर अशोक ने ये सब बौद्ध स्थल थे। बौद्ध स्थल में बुद्धिस्ट वहाँ पर रहते थे, तो उनकी यात्रा किया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वहाँ पर जाकर देखा, समझा और ज्ञान लिया। तो यात्रा करने के बाद उसको ऐसे लगा कि ऐसे कुछ स्तंभ बनवाना चाहिए जिससे बौद्ध धर्म के बारे में बताता हो, और अपना जो अभिलेख होता है उस पर वो अपने कार्यों को प्रजा तक पहुंचाने के लिए अभिलेख बनवाने लगा, स्तंभ बनवाने लगा। तो उसमें से जो कुछ स्तंभ था वो था सारनाथ का। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारनाथ का ये स्तंभ है, अशोक का स्तंभ है सारनाथ का। सारनाथ का अशोक स्तंभ बनवाता है सारनाथ में। सांची स्तूप बनवाता है। तो सांची स्तूप ये रहा, आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए सांची स्तूप, इसको बोलते हैं सांची स्तूप। सांची स्तूप इसको बोलते हैं। ये सारनाथ में बनवाया है, ये अशोक का ही बनाया हुआ है, ये अशोक का बनाया हुआ है। और अशोक का अभिलेख की बात करें तो जो अभिलेख पर लिखा हुआ था, अभिलेख पर जो लिखा जाता था वो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि, ये 4 लिपि में ही अभिलेख पर लिखा जाता था। और ये लिखने की जो प्रेरणा इसको मिला था वो इराक के राजा देरिया से मिला था। किससे मिला था? देरिया, इराक के राजा देरिया से मिला हुआ था। इसकी प्रेरणा अभिलेख पर जो लिखवाया जाता था अपने कार्यों के बारे में, प्रशासन कैसी है, काम कैसा चल रहा है, यानी लोगों तक पहुंचाने के लिए अभिलेख बनवाया जाता था। जो आज के टाइम में अगर देखते होंगे कि कोई अगर कोई विधायक ऐसे पुल बना देता है
तो एक पत्थर पर ऐसा उस पर लिख देते लोग कि ये विधायक इतना क्षेत्र, इतना खर्च, इतना ये वगैरह वगैरह ऐसे लिखा होता है, अपने गाँव वगैरह में देखे होंगे। तो वैसा उस टाइम का ये कुछ ऐसा प्रचलन था कि राजा अपने प्रजा तक पहुंचाने के लिए अभिलेख का निर्माण करता था, अभिलेख बनवाता था। तो वो अभिलेख जो अभी एविडेंस के रूप में मिला है, वो इतिहासकार वो हमें बताते हैं कि क्या क्या काम हुआ था उस टाइम। शैक्षणिक यानी शिक्षा की बात करें, सांस्कृतिक योगदान की बात करें, तो अशोक के टाइम में क्या क्या हुआ था। अशोक के शासनकाल में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी, और उस समय का प्रमुख शिक्षा केंद्र था, जो विदेशों से भी छात्र आकर पढ़ते थे। सोचिए, उस टाइम के लोग ऐसे मतलब समृद्ध होते थे, ऐसे मतलब शिक्षा ग्रहण करते थे। भारत में ऐसा ऐसा विश्वविद्यालय था कि विदेश से भी ऐसे छात्र आकर पढ़ते थे। और आज का टाइम देख लीजिए कि यहाँ से अपने बच्चों को भेजना पड़ रहा है विदेश। सोच लीजिए कि आज के टाइम में ये लोगों ने, ऐसे शासन ने, जो सत्ताधारी लोग हैं, गवर्नमेंट है, क्या क्या से क्या कर दिए इस 70 साल में। अंग्रेज तो लूटे ही लूटे, ये ऐसे क्या कर दिए कि आज के टाइम में शिक्षा प्रणाली को इतना नाबूद कर दिया कि क्या बताएं। छोड़िए इन सब चीज़ों को लेकर, हम अपने हिस्ट्री पर ही फोकस करते हैं। मौर्यकाल का वर्ष, जो मौर्यकाल का वर्ष होता है वो आषाढ़ जुलाई से शुरू होता है मौर्यकाल का। और जैसा कि हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी से शुरू होता है, वैसे ही मौर्यकाल में जो हैप्पी न्यू ईयर था, ऐसे बोल सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर, इसकी शुरुआत आषाढ़ जुलाई से शुरू होता था। आषाढ़ जुलाई से। अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। बस इतना ही था। अगर अशोक की लघु अभिलेख की बात करें, अशोक के स्तंभ लेख 7 था, ये भी थोड़ा आपको बता देता हूँ। अशोक का स्तंभ अभिलेख 7 था, ये लिख लीजिएगा। शिलालेख कितना था? 14 था। गुहा लेख, ये गुहा लेख, गुहा लेख कितना था? 3 था, ये भी लिख लीजिएगा। स्तंभ लेख 7 था, शिलालेख 14 था, गुहा लेख 3 था। तो ये लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। और एक चीज़, भ्राबू अभिलेख, ऐसे कुछ अभिलेख जो हैं, अशोक के अभिलेख जो हैं, वो मिलता है भ्राबू, भ्राबू अभिलेख बोलते हैं इसको। ये राजस्थान में मिला था, राजस्थान में मिला था ये। इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न बुद्ध और शंभु की चर्चा दी गई है। ये भ्राबू अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो होते हैं, बुद्ध और शंभु की चर्चा दी गई हुई है यह भ्राबू अभिलेख में। अब मस्की का जो लघु अभिलेख था, लघु स्तंभ, ये कर्नाटक से पता चलता है। मस्की का लघु स्तंभ, इसका नाम ही है मस्की का लघु स्तंभ। मस्की का लघु स्तंभ जो है ये कर्नाटक में मिलता है। अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया था। खुद को क्या बताया था? मगध का सम्राट बताया था, सम्राट। और ये कैसे पता चलता है? ये मस्की का जो लघु स्तंभ था उस पर ये लिखवाया था, अशोक ने लिखवाया था, मस्की का लघु स्तंभ पर लिखवाया था कि मैं मगध का सम्राट हूँ। तो इससे ये कर्नाटक में जब मिला था तो इससे पता चलता है कि अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट ऐसे बताता था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस लेक्चर में बस इतना ही है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मौर्य वंश का अगर कुछ जो भी छूट जाता है वो उसको पढ़ाएंगे, नहीं तो मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ था ये अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। और आगे आता है इसका जो मौर्य वंश की बात आता है शुंग वंश, तो उसको भी कैप्चर हम लोग करेंगे, उसी में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिए लाइक बटन को और सब्सक्राइब बटन को, क्योंकि ऐसे प्रेस करने से आपका कोई 1 रुपया नहीं जाएगा, लेकिन हाँ मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको दबा देते हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।